जय हिंद। हम लोग पढ़ रहे थे वैदिक सभ्यता। अच्छा, वैदिक सभ्यता हम लोग कुछ कुछ पढ़ चुके थे। तो जो पहले सबसे पहले यानी कि पार्ट वन पार्ट टू को नहीं देखें तो पहले जाके पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थ्री को देखें, उसके बाद ही समझ में आएगा। वैदिक सभ्यता में आज हम लोग पढ़ेंगे सामाजिक जीवन। आखिर जो वैदिक सभ्यता थे, जो आर्य लोग यहाँ आकर भारत में आकर वैदिक सभ्यता का जो निर्माण किए, आखिर उनका सामाजिक जीवन था क्या? क्योंकि बहुत सब आते थे तो कबीला समझ रहे, कबीला मतलब होता है छोटा छोटा कबीला बना बना के वो रहते थे, नहीं कि कबीलाई जीवन था उनका, जो कि अगले वाली वीडियो में पढ़े थे। तो कबीलाई जीवन मतलब कबीला बना के वो रहते थे। तो जो आर्य लोग थे तो उनका मतलब सामाजिक जीवन क्या था, वो किस पर निर्भर करते थे, उनका वातावरण क्या था। तो चलिए आज हम लोग जानते हैं उन्हीं के बारे में डिटेल। तो सामाजिक जीवन, सबसे पहले हम लोग सामाजिक जीवन के बारे में पढ़ेंगे। तो सामाजिक जीवन जो है वो समतावादी था। अच्छा, जो समाज था, समतावादी का मतलब क्या होता है? जैसे समाज कई वर्गों में बांटा जाता है। जैसे देखा जाए तो कुछ अमीर होता है तो उसको अमीर कैटेगरी में बांट दिया जाता है, कुछ मीडियम वाला होता है तो मीडियम कैटेगरी में बांट दिया जाता है, जो सबसे निचला स्तर होता है उसको सबसे गरीब कैटेगरी में बांट दिया जाता है। तो उस समय चूंकि कृषि का तो उतना कुछ ज्यादा खोज हुआ नहीं था, तो कृषि तो हुआ नहीं था, पशुपालन पर लोग निर्भर रहते थे। तो इसलिए उतना समता मतलब समाज को उतना विकसित नहीं था, तो इसलिए समतावादी था। मतलब नॉर्मल सब बराबर था, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? समतावादी बोलेंगे। तो समाज क्या था? समतावादी था। उसके बाद वर्ण व्यवस्था। अच्छा, ये वर्ण व्यवस्था जो था कर्म आधारित था। तो कर्म आधारित क्या होता है पहले वो हम लोग जानते हैं। तो कर्म आधारित जैसे होता है यानी कि जाति के आधार पर वर्ण व्यवस्था नहीं था, गुण के आधार पर था। आप गुण के आधार पर जैसे नववा मंडल में पढ़ेंगे, ऋग्वेद के नववा मंडल में। तो जैसे मान लेते हैं कोई पिता है, क्या है? पिता है। उसके बाद उसका पुत्र है, पिता है, पुत्र है। अब पुत्र का भी पुत्र है, मतलब इसका क्या हो गया? पोता हो गया। तो पिता यहाँ पर अगर मतलब बढ़ई वाला काम कर रहा है तो पिता बढ़ई कहलाएगा, बढ़ई कहलाएगा। अगर मान लेते हैं उसका जो पुत्र है, पुत्र अगर मतलब बर्तन उर्तन बना रहा है, कुम्हार है, मट्टी उट्टी वाला, तो कुम्हार कहलाएगा। अगर उसका पुत्र जो है, उसका पुत्र जैसे मान लेते हैं कुछ लोहा हुआ काम कर रहा है तो लोहार कहलाएगा। तो इस तरह का था, यानी कि पिता कोई कुछ और कहलाता था, पुत्र कुछ और कहलाता था, उसका पुत्र कुछ और कहलाता था, माता कुछ और कहलाता था। इसी को हम लोग वर्ण व्यवस्था बोलेंगे। अब वर्ण व्यवस्था मतलब अब ये सब तो मतलब अभी प्रेजेंट में ये सब चल रहा है, तो जो याद था वो हम लोग क्या कि लिख दिए, मतलब समझाने के आधार पर। तो उसी तरह से था वर्ण व्यवस्था। जैसे वर्ण को मतलब जाति को जिस तरह बांटा गया था वो नहीं, उसके गुण के आधार पर बांटा गया। अगर पिता क्या है? बढ़ई है। उसका पुत्र जो हो गया वो कुम्हार हो गया, या तो और कुछ हो गया। मतलब जो इंसान के अंदर मतलब जिस तरह का गुण था उसी गुण के आधार पर उसके नाम को व्यक्त किया गया। तो वही लिखा हुआ है कि वर्ण व्यवस्था जो था वो कर्म आधारित था। क्या था? कर्म आधारित, ना कि जाति आधारित था। ये कर्म आधारित था। कर्म आधारित मतलब हो गया गुण आधारित। इसका जो उल्लेख है किसमें मिलता है? वो नौवें मंडल में, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका इसका उल्लेख कहाँ जाके मिलता है? तो नौवें मंडल में मिलता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग का है 10वें मंडल। अच्छा, 10वां मंडल में जो, अच्छा 9वां मंडल समझ में आ गया। 9वां मंडल में क्या है? वर्ण व्यवस्था है। वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित है? कर्म आधारित है। कर्म आधारित का मतलब समझ में आ गया। उसके बाद देखते हैं 10वें मंडल। तो 10वें मंडल में पुरुष सूक्त है। पुरुष सूक्त वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति का वर्णन है। अब चलिए जानते हैं हम लोग पुरुष सूक्त वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति क्या होता है। जैसे अभी हम लोग पढ़ रहे थे इसके पहले सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो था उसमें मात्र शक्ति था। क्या था? मात्र शक्ति, नहीं कि महिला का ज्यादा मतलब उसमें वैल्यू था। यहाँ पर जो जैसे हम वैदिक सभ्यता आएंगे तो वैदिक सभ्यता में क्या होता है? पुरुष के प्रति ज्यादा लगाव, यानी कि पुरुष के ज्यादा वैल्यू है। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? पितृसत्तात्मक बोलेंगे। यहाँ पर देखिए वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति हो गया तो पुरुष सूक्त। पुरुष सूक्त का मतलब क्या हो गया? पितृसत्तात्मक था। देखिए पितृसत्तात्मक तथा संयुक्त परिवार थे। तो पितृसत्तात्मक का मतलब होता है कि जो भी पुरुष होता है, पुरुष की ज्यादा वैल्यू, यानी कि उनकी मतलब जो होता है क्षमता होता है वो ज्यादा था यहाँ पर। तो चलिए 10वां मंडल में क्या है? पुरुष सूक्त वर्ण व्यवस्था के उत्पत्ति का क्या है? वर्णन है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं तो दास प्रथा। अच्छा, दास प्रथा का भी प्रचलन था। दास प्रथा भी प्रचलन था। अब दास प्रथा का प्रचलन था वैदिक काल में, तो इसका मतलब ये दास प्रथा नहीं कि यूरोप में जो दास प्रथा चला था तो यूरोप की तुलना में बहुत कम था। दास प्रथा मतलब बहुत सीमित व्यवस्था में था। तो महिला के प्रति भी बहुत काफी अधिक लगाव था। मतलब सब चीज में छूट था, पढ़ने उड़ने का आजादी थी, हर एक प्रकार का वैदिक सभ्यता में क्या था? छूट उनको मिल रहा था। तब दास प्रथा भी था, दास प्रथा प्रचलन था, लेकिन बहुत कम प्रचलन था। उसके बाद पितृसत्तात्मक था। पितृसत्तात्मक मतलब पुरुष का ज्यादा वैल्यू था, नहीं कि पिता लोग मतलब इम्पोर्टेंट को रखता था पिता लोग को। उसका संयुक्त परिवार थे। संयुक्त परिवार हो गया मतलब पूरा एक फैमिली को मिला के संयुक्त परिवार हो गया।
उसके बाद स्त्री, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट वैदिक सभ्यता में है कि स्त्री का वैल्यू मतलब अच्छा खासा था, उतना मतलब लोभ ही नहीं था, स्त्री के प्रति कुछ ज़्यादा छूट था, स्त्री को कुछ ज़्यादा आज़ादी दिया था पढ़ने ओढ़ने को, हर एक काम करने में। इसके पहले हम लोग जो पढ़ रहे थे आगे वाले वीडियो में गण गण पढ़ रहे थे, विदत पढ़ रहे थे, उस समय क्या था पुरुष और महिला दोनों भाग ले सकते थे उसमें जाके, तो पुरुष और स्त्री उस समय भी क्या था काफी अधिक विकसित थी। तो चलिए देखते हैं स्त्री में उपनयन संस्कार क्या होता है। उपनयन संस्कार, उपनयन से संस्कार किसको बोलेंगे, शिक्षा का अधिकार था, यानी कि स्त्री को भी पढ़ने का आजादी था, स्त्री भी आगे बढ़ सकते हैं, ये वैदिक सभ्यता का ही थी है। स्त्री के प्रति छूट था कि स्त्री यानी कि घर के काम काज नहीं कर सकते हैं, स्त्री भी आगे बढ़ सकते हैं, स्त्री भी पढ़ सकते हैं, स्त्री भी क्या हो सकते हैं, शिक्षित हो सकते हैं, ये उपनयन संस्कार है। अच्छा, संस्कार का मतलब होता है संस्कार 16 टोटल 16 प्रकार का होता है, क्या होता है 16 प्रकार के संस्कार होता है। अब संस्कार क्या होता है थोड़ा सा हम लोग जान ले जाते हैं, थोड़ा सा संस्कार क्या होता है। जैसे बच्चा जन्म लेना, तो जन्म भी लेता है तो एक प्रकार क्या होता है संस्कार होता है, वो फर्स्ट संस्कार हो गया। और अंतिम संस्कार जिसको बोलते हैं दाह संस्कार, तो दाह संस्कार का मतलब जो मृत्यु हो जाता है, मृत्यु होने के बाद जो उसकी बॉडी होता है जलाया जाता है या दफनाया जाता है या जो भी मतलब धर्म के अनुसार से किया जाता है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे अंतिम संस्कार बोलते हैं। तो उसी को संस्कार, संस्कार टोटल कितना प्रकार का होता है 16 प्रकार का होता है, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए स्त्री जो उपनयन संस्कार की शिक्षा का अधिकार था, और कुछ इसमें क्या था बहुत ज्यादा मतलब यहाँ पर छूट था, जैसे पुनः विवाह, यानी कि किसी का पति मर गया तो वो स्त्री विधवा नहीं रह सकता, वो क्या कर सकता है पुनः विवाह कर सकता है, ये वैदिक सभ्यता का नियम था। यानी कि कोई भी स्त्री का अगर पति मर गया तो वो विधवा नहीं रह सकता, वो पुनः विवाह कर सकता है, इसी को पुनः विवाह कहते हैं। उसके बाद नियोग प्रथा था, नियोग प्रथा चलिए समझते हम लोग नियोग प्रथा क्या होता है। जैसे कहीं सुने होंगे कि कोई स्त्री मतलब नई शादी करके जाते हैं, उसके बाद उनका पति किसी तरह से डेट कर गए, और जो पति होते हैं उनका एक छोटा भाई या तो मंझिल भाई जो भी भाई होते हैं उन्हीं से उनकी शादी करवा दिया जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे नियोग प्रथा बोलेंगे। यानी कि देवर के साथ शादी करवा देना, उसी को हम लोग क्या बोला जाता है नियोग प्रथा बोला जाता है। तो पुनः विवाह भी चालू था, नियोग प्रथा भी था, बाल विवाह दहेज प्रथा बहुत मतलब नहीं था। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आता है कि वैदिक सभ्यता में ये सिस्टम था, बाल विवाह नहीं था और दहेज प्रथा भी नहीं था। दहेज प्रथा एक्चुअली में नहीं था उस समय, क्योंकि उतना तो पैसा थी क्या बोलते हैं ये रुपया तो थे भाई हुआ नहीं था, तो इसलिए दहेज प्रथा नहीं था। और कृषि का भी अथी नहीं था जो कि खेत उसको दहेज के बदले में दिया जाएगा, वो सब भी नहीं था। उस समय जो था मतलब कबीला कबीला लड़ाई होता था, तो घोड़े उड़े के लिए मतलब घोड़े के लिए लड़ाई होता था, गाय के लिए लड़ाई होता था, मतलब पशुओं के लिए क्या होता था लड़ाई होता था। इसलिए मतलब कुछ दान में देने के लिए उतना कोई खास नहीं था, इसलिए दहेज प्रथा नहीं था और बाल विवाह का भी प्रचलित नहीं था। चलिए नेक्स्ट हम लोग जानते हैं। तो कुछ अब देखिए जो स्त्री था उसको पढ़ने का क्या था आज़ादी था, तो कुछ विदुषी महिलाएं थी। अच्छा, ये विदुषी महिलाएं क्या होती है कि शिक्षित महिला होती है, जैसे गार्गी मैत्रेयी कल्याणी, ये सब ऋषि परिवार के थी। कौन सा कहाँ परिवार के थे ऋषि परिवार के। क्वेश्चन आता है यहाँ से कि गार्गी मैत्रेयी कल्याणी जो थे वो कौन से परिवार से बिलोंग करते थे, तो ऋषि परिवार से बिलोंग करते थे। अच्छा, ये सब महिलाएं जो है उत्तर वैदिक काल में इनका चर्चा होगा। अच्छा, थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं, ये वैदिक काल पढ़ रहे हैं। वैदिक काल देखिए दो प्रकार की सभ्यता थी, वैदिक काल को दो भाग में बांट दिया था, एक उत्तर वैदिक काल एक पूर्व वैदिक काल। हम लोग पढ़ रहे थे अभी क्या पढ़ा है पूर्व वैदिक काल। अब उत्तर वैदिक काल में जो है लेकिन पूर्व वैदिक काल में हम लोग पढ़े थे, तो ये जो है गार्गी मैत्रेयी और कल्याणी है, ये सब उत्तर वैदिक काल में इनकी व्याख्या सब मतलब काफी अधिक मिलता है, तो ये सब उत्तर वैदिक काल की महिलाएं थी। उसके बाद अब देखिए वैदिक सभ्यता हम लोग जानेंगे कि आर्य लोग रह रहे थे, ये जो वैदिक सभ्यता है वेदों पर आधारित है। आखिर इसका जो मतलब भोजन था वो भोजन क्या था, भोजन के बारे में जानते हैं। ये वैदिक सभ्यता के धर्म के बारे में ज्यादा चर्चा हो रहा है, तो इसका मतलब यही अंदाजा होता है कि ये जो है शाकाहारी होगी, लेकिन एक्चुअली में ऐसा था ही नहीं, शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों था। अर्थात शाकाहारी का मतलब होता है कि हरे साग सब्जी को जो खाता है उसको शाकाहारी कहते हैं, जैसे मांस और मछली जो खाता है उसको क्या बोलेंगे मांसाहारी, और जो दोनों को ग्रहण करेगा उसको क्या हम लोग बोलेंगे सर्वाहारी बोलेंगे। तो यहाँ से आप रखिएगा शाकाहारी मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन करते थे। उसके बाद जो नेक्स्ट है अब भोजन करते थे तो मनोरंजन के लिए, तो मनोरंजन के लिए पासा खेलना, क्या हो गया पासा खेलना, नृत्य करना, नृत्य मतलब होता है एक प्रकार के डांस करना। अब डांस का मतलब उस समय जो तबला वला बजा कर डांस होता था, तो पासा खेलना नृत्य करना। एक वो घुड़दौड़ होता था, घुड़दौड़ मतलब जैसे रेस नहीं होता है अभी साइकिल का रेस होता है या तो फिर ऐसे रेस किया जाता है, तो उसी प्रकार के घोड़ा पर बैठ के घुड़दौड़ का कहा जाता था, यानी कि रेस को कहा जाता था। ये सब मेरा था वैदिक सभ्यता से। अब नेक्स्ट इसको पढ़ेंगे धार्मिक सभ्यता, आर्थिक सभ्यता। इसका आर्थिक क्या था, वो किस चीज पर निर्भर करते थे, किस पर वो डिपेंड रहते थे। तो उसके बाद पूर्व वैदिक काल में ये इतना हम लोग पढ़ लिए, नेक्स्ट पढ़ेंगे अब हम लोग आगे वाली वीडियो में। थैंक यू।